पूछा गया निम्नलिखित में से किस युग में तांबे का पहली बार उपयोग किया गया था। तांबे का पहली बार उपयोग किया गया था, कब किया गया था, तो ये आपका किया गया था ताम्र पाषाण युग में। ठीक है ना, आंसर जाएगा विकल्प नंबर यहाँ पे। अब देखो तांबा है तो ताम्र, बस इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। और ये पेट 2022 में आपका पूछा गया था। अगला प्रश्न बताइए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बताइए। और यहां पर देखिए आपको बताना है हड़प्पा के एक बंदरगाह का नाम लिखिए, है ना। यहां पर देखिए आपको बताना है हड़प्पा के एक बंदरगाह का नाम लिखिए। तो देखिए हड़प्पा का एक बंदरगाह कौन सा है, तो यहां पर आपका जवाब होगा लोथल। लोथल यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब होगा। लोथल हड़प्पा कालीन बंदरगाह स्थल है। याद रखिएगा भारत के गुजरात राज्य में भोगवा नदी के तट पर स्थित है। कौन से राज्य में पड़ता है, गुजरात। एक बार ये प्रश्न पूछा गया था कि लोथल जो है किस राज्य में है, तो ये गुजरात में पड़ता है। अगला प्रश्न बताइए। और यहाँ पर देखिए आपको बताना है हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल या नर्तकी की कांस्य प्रतिमा बनाने के लिए कौन सी तकनीक का इस्तेमाल किया गया था। कौन सी तकनीक का इस्तेमाल किया गया था, आपको देखिए यहाँ पर जवाब देना है। तो याद रखिएगा जो तकनीक आपकी यूज हुई थी ना, उसका नाम क्या है, उसका नाम है मोम लोपी ढलाई, जिसे कास्टिंग कहते हैं। आंसर जाएगा विकल्प नंबर डी के साथ। हाँ, मोम लोपी ढलाई, लास्ट वैक्स कास्टिंग भी कहते हैं, यही टेक्निक का उपयोग किया गया था, प्रयोग किया गया था। आंसर जाएगा। और देखिए ये प्रसिद्ध जो मूर्ति है मोहन जोदड़ो से प्राप्त हुई थी, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न बताइए। क्वेश्चन नंबर देखिए 4 नंबर आपसे पूछा गया है। लिखा हुआ 6ठी-5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में तुर्की के लोगों ने सिंधु के पूर्व में लोगों के द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली भाषा को क्या कहा था। चलिए वन रक्षक परीक्षा 2022 में पूछा गया है। 6ठी-5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में तुर्की के लोगों ने सिंधु के पूर्व में लोगों के द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली भाषा को क्या कहा था, तो भाषा कहा था हिंदवी कहा था। याद रखिए कौन सी भाषा, हिंदवी। देखिए काफी लोगों का जवाब सी आ रहा है, सी नहीं आपका बी नंबर है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न बताइए। 5 नंबर का देखिए जवाब देना है। हड़प्पा संस्कृति की मुहर और टेराकोटा कला पर निम्नलिखित में से किस जानवर को दर्शाया नहीं गया था। हड़प्पा संस्कृति की मुहर और टेराकोटा कला पर निम्नलिखित में से किस जानवर को दर्शाया नहीं गया था। बाघ को दर्शाया गया था, गैंडा को दर्शाया गया था, हाथी को दर्शाया गया था, लेकिन जो आपके यहाँ पर गाय लिखा हुआ है, गाय को नहीं दर्शाया गया था। आंसर जाएगा विकल्प नंबर बी के साथ। देख लीजिए सभी का जवाब आ रहा है। देखिए टेराकोटा पकी हुई मिट्टी से बनाई गई मूर्तियां होती थी। टेराकोटा का मतलब क्या है, राजस्थान। यहाँ पर देखिए टेराकोटा का जो जीआई टैग है ना, ये गोरखपुर को मिला है ना, यूपी में पड़ता है आपका गोरखपुर। तो ये भी आपको याद रखिएगा, टेराकोटा यानी जीआई टैग। और यहाँ पर राजस्थान की प्रसिद्ध हस्तकलाओं में एक है टेराकोटा कला, या ये भी आपको याद रखना है। पकी हुई मिट्टियों से बनाई गई मूर्तियां होती थी। गाय यहाँ पे बिल्कुल सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर देखिए आपसे पूछा गया था पेट 2022 में जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत है। चलिए यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है। जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत है, आंसर यहाँ पर क्या होगा, आंसर आपका अहिंसा होगा, विकल्प नंबर बी होगा। जैन धर्म के 5 सिद्धांत हैं, आपके याद रखिए कितने, 5 हैं। अहिंसा है, सत्य है, दूसरा क्या है, सत्य है, अस्तेय है ना, अस्तेय भी है आपका, अपिग्रह है, ब्रह्मचर्य है। ठीक है ना, टोटल आपके 5 हैं। यहाँ पर सिद्धांत वाला आपका क्या है, ये सिद्धांत करें अहिंसा। चलो आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर देखिए आपको बताना है गौतम बुद्ध को जो ज्ञान है किस नदी के तट पर प्राप्त हुआ था, आपको बताना है। गौतम बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्त हुआ था वो आपका निरंजना नदी किनारे प्राप्त हुआ था। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। सारे के सारे जो प्रश्न हमने लिए हैं, हमने आपसे क्या बताया 2022 में और 23 में जो पूछे गए, उन्हीं को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश कहां पर दिया था। अगर कोई भी प्रश्न अगर आपका रिपीट अगर हुआ 2022-23 रिसेंटली एग्जाम से, तो आपका गलत नहीं होगा, ये भी आपको याद रखना है। गौतम बुद्ध ने सारनाथ में पहला अपने उपदेश कहां पर दिया था, तो आंसर यहां पर आपका होगा धम्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा। धम्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर आपका यहाँ पर होगा, मुद्रा में दिया था, बिल्कुल सही है। हाँ ना, गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व कपिल वस्तु के समीप लुम्बिनी में हुआ था, याद रखिएगा। उनके पिता का नाम सुधोधन था, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनके बचपन का नाम देखिए, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, यह भी कई बार आपका पूछा गया है। अगला प्रश्न बताइए। निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था। प्रथम बौद्ध संगीत के बारे में भी हमने बहुत बार प्रश्न करवाया है। प्रथम जो आपकी हुई थी ना, वो कहां पर हुई थी, हाँ प्रथम राजगीर में हुई थी, है ना, राजगीर बिल्कुल सही है। राजगिरा या राजगीर, है ना, बात एक ही है। तो यहां पर प्रथम आपकी हुई थी,
राजगिरा या राजगीर बातें की है। और दूसरी आप कहाँ पर हुई थी? दूसरी आपकी वैशाली में हुई थी। तीसरी कहाँ पर आपकी हुई थी, है ना, पाटलिपुत्र में हुई थी। और चौथी आपकी कश्मीर के कुंडलवन में हुई थी। 4 बौद्ध संगीतियां आपकी हो चुकी हैं। अगला प्रश्न बताइए, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जैन और बौद्ध ग्रंथों में कितने महाजनपदों का उल्लेख किया गया है? अब देखिए महाजनपद की बात हो रही तो आपको पता है 16 महाजनपद, इसमें से यूपी अगर हम बात करते हैं, यूपी के आपके 8 महाजनपद यहाँ पे शामिल है। निम्नलिखित में से वह कौन सा व्यक्ति है जिनका नाम देव नाम प्रिय प्रिय दर्शी था, है ना, देव नाम प्रिय प्रियदर्शी भी था। यहाँ पर देखिए आपको कमेंट करना है, यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा। और यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है अशोक को, मौर्य सम्राट अशोक को। बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। अगला प्रश्न बताइए, राजा कनिष्क के शासनकाल में, है ना, ये देखिए सप्लाई इंस्पेक्टर में पूछा गया था, राजा कनिष्क के शासनकाल के दौरान दरबारी चिकित्सक का नाम बताइए। दरबारी चिकित्सक का देखिए आपको नाम बताना है, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? यहाँ पर चरक होगा। बिल्कुल सही है ना, चरक यहाँ पे क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका है। नगर पालिका प्रशासन की एक विस्तृत प्रणाली की स्थापना के लिए निम्नलिखित में से सबसे प्रसिद्ध राजा का नाम बताइए। सबसे प्रसिद्ध राजा की बात हो रही है ना, मौर्य काल के राजा आपके चंद्रगुप्त मौर्य। आंसर क्या होगा? यहाँ पे राइट आंसर आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य यहाँ पे क्या होगा? बिल्कुल सही है। चंद्रगुप्त मौर्य के जो बेटे का नाम था बिंदुसार था, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न बताइए, लिखा हुआ है कनिष्क के शासनकाल के दौरान इनमें से कौन सी बौद्ध संगीत आपकी हुई थी? अभी हमने बताया था कनिष्क के शासनकाल में आपकी चौथी बौद्ध संगीत हुई थी। कौन सी हुई थी? आपकी चौथी हुई थी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी आपका सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, 15 नंबर आपको जवाब देना है। निम्नलिखित में से किस शासक के दरबार में बहुत से विद्वानों को नवरत्न के रूप में अलंकृत किया गया था? किसके शासक के दरबार में बहुत से विद्वानों को नवरत्न के रूप में अलंकृत किया गया था? किसका शासन चल रहा था? चलिए यहाँ पर देखिए कमेंट करना है, राइट आंसर आपका क्या होगा। हाँ, किसके शासनकाल में बताया जा रहा है? चंद्रगुप्त द्वितीय। बिल्कुल सही बात है, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। बिल्कुल बात सही है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका, हाँ देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि भी धारण की थी, ये भी याद रखिएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि भी धारण की थी। अगला प्रश्न बताइए, क्वेश्चन नंबर 16, लिखा हुआ है हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी नई राजधानी थी जो थानेश्वर से स्थानांतरित हुई थी? कौन सी नई राजधानी थी जो थानेश्वर से स्थानांतरित हुई थी? प्रश्न ने बहुत बार कराया है। और यहाँ पे आंसर क्या होगा? कन्नौज। आंसर क्या होगा? कन्नौज। यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। निम्नलिखित में से किस शासक के दरबारी कवि हरिशेर थे? दरबारी कवि हरिशेर से आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर ये प्रश्न कई बार पूछा गया, समुद्रगुप्त होगा यहाँ पर, है ना। हरिशेर जो है समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था, याद रखिएगा। आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा? कई बार प्रश्न पूछा भी गया है। हाँ, समुद्रगुप्त जो है चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र थे, याद रखिएगा, है ना। चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र आपके थे। और इन्हीं के द्वारा देखिए, समुद्रगुप्त के द्वारा देखिए यहाँ पर प्रयाग प्रशस्ति की रचना भी की गई है ना, ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न बताइए, 18 नंबर। यहाँ पर देखिए आपको बताना है, निम्नलिखित में से कौन सा शिव मंदिर चोल शासकों के संरक्षण में नहीं बनाया गया था? बताइए, कौन सा शिव मंदिर चोल शासकों के संरक्षण में नहीं बनाया गया था? आपको यहाँ पर कमेंट करना है। और यह पर बताया जा रहा है गोंडेश्वर मंदिर जो आपका सिनार में है ना। विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर आपका यहाँ पर बी नंबर आपका होगा। नटराज मंदिर, चिदम्बरम, ये सब है आपके, ठीक है ना। बोला गया था कौन सा यहाँ पर नहीं बनाया गया था, तो गोंडेश्वर मंदिर आपका सिन्नार वाला यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। देखिए यहाँ पर गोंडेश्वर मंदिर का जो निर्माण है 12वीं शताब्दी में आपका यादव वंशीय राजकुमार राजगोविंद ने बनवाया था। यादव वंशी थे वो, राजकुमार राजगोविंद ने बनवाया था, याद रखिएगा, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। सिन्नार जो है नासिक जिले में पड़ता है, महाराष्ट्र राज्य में ही है ना सिन्नार। आगे हम बढ़ते हैं। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पर स्थित है? प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर देखिए आपको बताना है, ये कहाँ पर आपका स्थित है ना। चलो यहाँ पर बताइए। हाँ, अब यहाँ पर बताया जा रहा है हम्पी में। कहाँ पर है ये? आपका हम्पी में है, बिल्कुल सही बात है। अगला प्रश्न बताइए, हम्पी कहाँ है? कर्नाटक राज्य में है ना हम्पी। हम्पी एक बार पूछा गया था, देखिए कर्नाटक राज्य के हम्पी में तुंगभद्रा नदी किनारे पर स्थित है, तुंगभद्रा नदी, ठीक है, याद रखिएगा। भगवान शिव को समर्पित है ये विरूपाक्ष मंदिर, है ना। विरूपाक्ष मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित राजवंशों में किसने सबसे कम अवधि तक शासन किया? सबसे कम अवधि तक बात हो रही है, सबसे कम अवधि तक शासन किसने किया था?
और यहाँ पर देखिए जवाब हमारे पीछे आ चुका है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर बताया जा रहा है खिलजी, खिलजी वंश ने किया था, याद रखिएगा। खिलजी वंश जो दिल्ली की सत्ता पर शासन किया था 1290 से लेकर 1320 तक किया था। 1290 से लेकर 1320 तक का जो शासन था वो आपका खिलजी वंश का था, ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिए आपको बताना है निम्नलिखित में से दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था, है ना। दिल्ली का देखिए पहला सुल्तान आपसे पूछा गया है, और दिल्ली का जो पहला सुल्तान था आपका कुतुबुद्दीन ऐबक था, याद रखिएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका याद रखे, सही होगा। और देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे ना मोहम्मद गौरी का गुलाम था। मोहम्मद गौरी क्या था, ये गुलाम था, ठीक है ना, याद रखिएगा। मोहम्मद गौरी गुलाम कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक था। अब कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम कौन था, इल्तुतमिश था। इसीलिए कहा जाता है गुलामों गुलाम किसे कहा जाता है, तो गुलामों गुलाम इल्तुतमिश को कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न बताइए। विजयनगर की प्रचलित परंपराओं के अनुसार यहाँ पर आपको बताना है राज्य विजयनगर के शासकों को क्या कहा जाता था, है ना, क्या कहा जाता था आपको बताना है। तो उन्हें हम नरपति कहते थे, क्या कहते थे, नरपति। अगला प्रश्न बताइए मध्ययुगीन भारत में भक्ति आंदोलन के प्रमुख अगवाकारों में से एक कौन था। मध्ययुगीन भारत में भक्ति आंदोलन के प्रमुख अगवाकारों में से एक कौन था, है ना। यूपी ट्रिपल एस सी जेईई 2018 एग्जाम डेट 16/4/2022 को पूछा गया था प्रश्न आपका। और यहाँ पर बताया जा रहा है शंकराचार्य, क्या होगा आंसर, ए नंबर होगा। देखिए 23 नंबर का जिनका भी जवाब ए नंबर आ रहा ना, भक्ति आंदोलन के प्रमुख अगवाकारों में से कौन थे, तो आपके शंकराचार्य थे, याद रखिएगा शंकराचार्य। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए जवाब देना है आपको। गुरु ग्रंथ साहिब के संकलन को प्रमाणित किया था, किसने किया था, है ना। यहाँ पर देखिए आपको बताना है गुरु ग्रंथ साहिब के संकलन को किसने यहाँ पर प्रमाणित किया था। तो याद रखिएगा गुरु ग्रंथ है तो गुरु गोविंद सिंह, है ना। गुरु गोविंद सिंह यहाँ पर क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, गुरु ग्रंथ साहिब के संकलन को किसने प्रमाणित किया था, गुरु गोविंद सिंह ने किया था, गुरु गोविंद सिंह। आदि ग्रंथ को ही गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से जाना जाता है, आदि ग्रंथ को ही गुरु गोविंद सिंह के नाम से जाना जाता है, ये भी आपको याद रखना। और इसकी रचना गुरु अर्जुन देव ने किया था। आदि ग्रंथ को ही गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से जाना जाता है और इसकी रचना गुरु अर्जुन देव ने किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। संगमरमर पर पियत्रा ड्यूरा या रंगीन पत्थर की जड़ाई का यह काम किसके समय में बहुत लोकप्रिय था। यहाँ पर देखिए आपको बताना है संगमरमर पर पियत्रा ड्यूरा या रंगीन पत्थर की जड़ाई का जो काम था ना, किसके समय में बहुत लोकप्रिय था। तो याद रखिए कि आपका था शाहजहां के टाइम पे था आपका ये शाहजहां। ताजमहल भी आगरा बनवाया था, आपको पता होगा। जजिया फिर से लगाने वाले मुगल शासक का नाम बताइए। जजिया जो कर था आपका ये फिर से लगा दिया गया था, और किस मुगल शासक ने लगाया था, तो याद रखिएगा लगाया था आपका औरंगजेब ने लगाया था, औरंगजेब ने लगाया था, याद रखिएगा। राइट आंसर आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। जजिया कर को समाप्त करने वाला पहला मुगल शासक कौन था, अकबर था, याद रखिएगा अकबर। अकबर ने समाप्त किया और औरंगजेब आए फिर से लगा दिया। अकबर ने समाप्त किया था और औरंगजेब ने क्या किया, फिर से लगा दिया था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी तब भारत पर निम्नलिखित में से किसका शासन था। उम्मीद है इसका जवाब सभी लोग सही देंगे। और यहाँ पर बताया जा रहा है जब ईस्ट इंडिया कंपनी, है ना, जब ईस्ट इंडिया कंपनी जो है आपकी स्थापना हुई थी तब भारत पर किसका शासन था, तो तब आपका मुगल सम्राट चल रहा था, मुगल सम्राट था, मुगल शासन था आपका। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना आपकी 1600 में हुई थी। कब हुई थी, 1600 में हुई थी, ये भी आपको याद रखना है। और इसी समय मुगल बादशाह अकबर 1556 से लेकर 1605 का शासन था, अकबर का था आपका 1556 से लेकर 1605 तक था आपका। किसमें आएगा, मुगल में ही तो आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अकबर की सफल भू राजस्व प्रणाली का श्रेय उनके निम्नलिखित में से किस श्रेष्ठ दरबारी को दिया जाता है, किस श्रेष्ठ दरबारी को दिया जाता है। तो आंसर यहाँ पर क्या होगा, आंसर आपका होगा राजा टोडरमल, राजा टोडरमल, ऑप्शन नंबर सी होगा। और अगला प्रश्न है आपके सामने निम्नलिखित में से किस लड़ाई में मुख्य विरोधियों को सही ढंग से नहीं बताया गया है। अब देखिए सही ढंग से नहीं बताया गया, आपको बताना है। आप कहेंगे पानीपत का प्रथम लड़ाई 1526, बाबर और इब्राहिम लोदी, ये 1526 में आपका हुआ था। बाबर इब्राहिम लोदी बिल्कुल सही है, आप लोगों को अच्छे से पता भी होगा। और दूसरा जो आपका हुआ था वो 1556 में हुआ था,
1556 में हुआ था, जो कि अकबर और हेमू के मध्य हुआ था। टीपू सुल्तान मराठा भाई कहाँ से आ गए, है ना, अकबर हेमू के मध्य तो हुआ था। तो यही वाला आपका क्या है, आपका सुमेलित नहीं है, बाकी सब आपके हैं, ठीक है ना, बाकी सब आपके सही। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था, ये 1576 में हुआ था, ठीक है ना, 1576 में हुआ था। ये भी आपको याद रखना, महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ था, जिसमें अकबर विजयी हो गया था। महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध, अकबर जीत गया था। चलो आगे बढ़ते हैं। दिल्ली का प्रसिद्ध जामा मस्जिद किसके द्वारा बनाई गई थी, है ना, दिल्ली का जो प्रसिद्ध जामा मस्जिद है किसके द्वारा बनाई गई थी। तो यहां पर देखिए आपको बताना है जवाब यहां पर क्या होगा। और यहाँ पर बताया जा रहा है दिल्ली की जामा मस्जिद जो है शाहजहां के द्वारा बनाई गई थी, बिल्कुल सही है ना। आप देख रहे होंगे सभी के सभी यूपी ट्रिपल एससी के प्रश्न आज हमने लिए हैं, वो भी लेटेस्ट प्रश्न लिए हैं जो 2022 में पूछे गए। हमने इसको एक जगह कलेक्शन कर दिया और हमने सोचा कि आपको एक बार रिवाइज करवा देते हैं। वास्को डी गामा का मकबरा भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है ना। यहाँ पर देखिए आपको बताना राइट आंसर क्या होगा। वास्को डी गामा, है ना, ये सब बताइए, वास्को डी गामा जो है भारत कब आया था, पता होगा ना, 20 मई 1498 को आया था, 20 मई 1498 को आया था, है ना, 20 मई 1498 को आया था। चलो ये तो पूछा नहीं गया, पूछा गया है किस स्थान पर, कोच्चि केरल होगा। वास्को डिगामा का जो मकबरा है यानी दफन स्थान कह सकते हैं, हाँ नहीं, किस स्थान पर स्थित है, कोच्चि और केरल में है। ये पुर्तगाल का नाविक था, याद रखिएगा। हाँ, कालीकट बंदरगाह पहुंचकर यूरोप के समुद्री मार्ग की खोज किया था, बिल्कुल सही बात है। अगला प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से किस सेना की ताकत छापामार गुरिल्ला रणनीति थी। छापामार गुरिल्ला रणनीति थी, आपको बताना है। यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, और यहाँ पर बताया जा रहा है मराठा। आंसर क्या होगा, ए नंबर होगा, 33 नंबर का आपका ए नंबर होगा। छापामार गुरिल्ला रणनीति मुख्यतः मराठा शासकों की रणनीति थी। इस रणनीति को शिवाजी ने लोकप्रिय बनाया था। शिवाजी ने मुगलों के विरुद्ध इस पद्धति का काफी प्रयोग किया था, यह भी आपको याद रखना है। मराठा। किस राजा के प्रशासन में अष्टप्रधान मंत्री परिषद पाई गई थी। किस राजा के प्रशासन में अष्टप्रधान मंत्री परिषद पाई गई थी। तो आंसर यहां पर क्या होगा, और आपका जवाब यहां पर आ चुका है, बिल्कुल सही जवाब दिया गया, शिवाजी। शासन में शिवाजी की सहायता के लिए 8 बड़े अधिकारियों अथवा मंत्रियों का एक समूह था, जिसे हम अष्टप्रधान के नाम से जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। डलहौजी ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए अवध को कब्जे में लिया, कब लिया बताइए, कैसे कब्जे में लिया डलहौजी ने, है ना, यहां पर बताइए राइट आंसर क्या होगा। लॉर्ड डलहौजी जो है, जिस कार्य के लिए चर्चित रहा, उसकी हड़प नीति थी, याद रखिएगा। हाँ, हड़प नीति थी, यहाँ पर लिखा ना, राज्य में अव्यवस्था के माध्यम से हड़प नीति अपनाया था इसने, लॉर्ड डलहौजी ने। अगला प्रश्न बताइए, ब्रिटिश ने निम्नलिखित में से किस भाषा को भारतीय समाज में प्रस्तुत करने की उत्सुकता दिखाई। ब्रिटिश ने निम्नलिखित में से किस भाषा को भारतीय समाज में प्रस्तुत करने की उत्सुकता दिखाई। और यहां पर देखिए बताना है आंसर क्या होगा। यहां पर बताया जा रहा है अंग्रेजी, बिल्कुल सही बात है ना, अंग्रेजी यहाँ पे सही सही जवाब होगा। और निम्नलिखित में से किसे अंग्रेजों के द्वारा शुरू किए गए सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक माना जाता है। निम्नलिखित में से किसे अंग्रेजों के द्वारा शुरू किए गए सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में एक माना जाता है। तो आंसर यहाँ पर क्या होगा, और आंसर यहाँ पर बताया जा रहा है रेलवे। 1853 में लॉर्ड डलहौजी ने बॉम्बे और थाड़े के बीच 34 किलोमीटर का सफर था आपका, चली थी शासन, याद रखिएगा, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। आंसर आपका यहाँ पर रेलवे आपका होगा। स्थायी बंदोबस्त सबसे पहले शुरू किया गया था, कहां पर शुरू किया गया था। तो स्थायी बंदोबस्त जो है, एक बार प्रश्न पूछा गया था कि लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा 1793 को लागू किया गया था। कब लागू किया गया था, 1793। एक बार तो यही पूछ लिया गया कि स्थायी बंदोबस्त किसके शासनकाल में लागू हुआ, किसने लागू किया। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था 1793 में। इस व्यवस्था में क्या हुआ करता था कि 10/11 भाग सरकार को मिलता था और 1/11 भाग जमींदारों को निश्चित किया गया था, है ना। तो ये जो है सबसे पहले आपका बंगाल और बिहार, है ना, बंगाल और बिहार में आपका सबसे पहले शुरू किया गया था। स्थायी बंदोबस्त याद रखिएगा, बंदोबस्त है अब बा से शुरू है, बा से बंगाल भी है, बा से बिहार भी है, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न बताइए, भूदान ग्रामदान आंदोलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया। आप कहेंगे भूदान यानी जमीन को दान देने वाला, भुने भाव है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा आपका, बिल्कुल सही है, जवाब यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से किनके द्वारा 1857 की क्रांति की शुरुआत की गई। किनके द्वारा 1857 की क्रांति की शुरुआत की गई। 40 नंबर का जल्दी से कमेंट करिए सभी लोग,
यहाँ पर जवाब क्या होगा? वीडियो को देखिए, लाइक कर दीजिएगा, बहुत लोगों ने लाइक नहीं किया है, लाइक शेयर कर दीजिए सभी लोग। और यहाँ पर देखिए आपका जवाब आ चुका है, किनके द्वारा 1857 क्रांति की शुरुआत की गई थी, है ना? किनके द्वारा शुरुआत की गई थी? आपका बताया जा रहा है सिपाहियों, है ना? बिल्कुल सही है, सिपाहियों के द्वारा शुरू किया गया था। याद रखिएगा 10 मई 1857 को मानी जाती है इस क्रांति की शुरुआत। और ये क्रांति की शुरुआत है मेरठ से शुरू होती है, धीरे धीरे कानपुर, बरेली, झांसी, दिल्ली, अवध आदि स्थानों पर आपकी फैल जाती है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, निम्नलिखित में से 1857 के विद्रोह का परिणाम क्या था? परिणाम क्या था, यह परिणाम क्या था आपको बताना है। तो आंसर यहाँ पर क्या होगा? ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन में हस्तांतरित कर दिया गया। इसका क्या परिणाम मिला देखने को? जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो शक्तियां थी ब्रिटिश क्राउन में हस्तांतरित कर दिया गया। आंसर जाएगा ए नंबर के साथ। अगला प्रश्न आपको बताना है, कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? कानपुर की बात हो रही है और कानपुर की बात हो रही तो नाना साहिब होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न बताइए, जब मंगल पांडे विद्रोही हो गए तब वह 34वें मूल इन्फैंट्री रेजिमेंट में एक सिपाही थे। वे जो किस स्थान पर स्थित है आपको बताना है। इन्फैंट्री रेजिमेंट जो में एक सिपाही थे कहां पर स्थित है? और यहां पर बताया जा रहा है, बिल्कुल सही बताया जा रहा है, बैरकपुर। ऑप्शन जाएगा सी नंबर के साथ। बैरकपुर देख लीजिए, सभी का जवाब आ रहा है। एक स्थान है, लिखा हुआ कि रानी अवंतीबाई लोधी ने अंग्रेजों के खिलाफ 4000 की सेना खड़ी की और नेतृत्व किया, जिन्होंने उसके राज्य के प्रशासन को अधिकार में ले लिया था। देखिए 2022 में पूछा गया था, इस स्थान है कि रानी अवंतीबाई लोधी ने अंग्रेजों के खिलाफ 4000 की सेना खड़ी की और नेतृत्व किया, जिन्होंने उसके राज्य के प्रशासन को अधिकार में ले लिया था। आंसर जाएगा विकल्प नंबर यहाँ पर सी के साथ, रामगढ़ की रानी अवंतीबाई लोधी ने। ये कहाँ की रानी थी? रामगढ़ की थी। आंसर जाएगा विकल्प नंबर सी के साथ। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। 44 नंबर का सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा 1905 में कल्याणकारी कार्यों में विभिन्न जातियों और धर्मों के भारतीयों को एकजुट करने और प्रशिक्षित करने के लिए की गई थी? यहां पर बताइए जवाब क्या होगा। और जवाब आ चुका है, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है, गोपाल कृष्ण गोखले। आंसर जाएगा विकल्प नंबर डी के साथ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले धन की निकासी का सिद्धांत प्रतिपादित किया? धन की निकासी का जो सिद्धांत है सबसे पहले आपका प्रतिपादित किया दादा भाई नौरोजी, लाला लाजपत राय, गोपाल कृष्ण गोखले या बाल गंगाधर तिलक? बताइए। सबसे पहले धन की निकासी का सिद्धांत जो है ना प्रतिपादित किया, धन की निकासी का सिद्धांत आपका दादा भाई नौरोजी, जिन्हें आप द ग्रैंड ओल्ड मैन भी कहते हैं आप, है ना? तो यहां पर आंसर क्या होगा? हाँ बिल्कुल सही है। यहाँ पर दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक जो है इनकी पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया है। ये पूछा भी गया एक बार, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक, है ना? इन्होंने उसी में सबसे पहले धन निकासी का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। याद रखिएगा कौन सी पुस्तक में? पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर वापस जाओ, ये नारा किसने दिया था? ये नारा आपका दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। ऑप्शन नंबर बी होगा। हाँ, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही बात है। और यहां पर देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है और लिखा हुआ है 1857 के अलीगढ़ आंदोलन से किसका नाम जुड़ा है? 1857 के अलीगढ़ आंदोलन से किसका नाम जुड़ा है? तो आप कहेंगे यहाँ पर तो आंसर क्या होगा? तो आंसर आपका हो जाएगा, अलीगढ़ आंदोलन की बात हो रही है, सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका है। अगला प्रश्न आपको देखिए बताना है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उस अधिवेशन के स्थान का नाम बताइए जहां पूर्ण स्वराज को अपना अंतिम लक्ष्य घोषित किया गया। तो पूर्ण स्वराज की बात हो रही है और जवाब बताया जा रहा है ए नंबर, लाहौर। लाहौर बिल्कुल सही है। लाहौर अधिवेशन आपका 1929 कल के सेशन में कराया था। ये आपका 1929 में आपका हुआ था लाहौर अधिवेशन। एक बार ये प्रश्न पूछा भी गया था। पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले प्रथम कार्यकर्ता का नाम क्या था? तो याद रखिएगा जो प्रथम कार्यकर्ता थे आपके ना पूर्ण स्वराज की जो मांग किया था उनका नाम था हसरत मोहानी। हसरत मोहानी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका ये है। पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले प्रथम कार्यकर्ता का जो नाम था हसरत मोहानी था, हसरत मोहानी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना तब की गई थी जब दिसंबर 1885 में देश भर के 72 प्रतिनिधियों में मुलाकात किया था। और कहां पर किया था? ये कहां पर किया था? बॉम्बे में किया था। और अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? इतना आसान प्रश्न है कि उम्मीद नहीं कर सकते हैं
ए होम ने किया था, एलन ऑक्टेवियन होम पूरा नाम है। आंसर जाएगा ए नंबर के साथ। अगला प्रश्न है, बंगाल है फिर रेगिस्तान है आंदोलन, तिरंगा झंडा लाल हरा और पीला डिजाइन किसने किया था? बंगाल में किस आंदोलन के दौरान ये रंग जो आपका झंडा है ना, ये डिजाइन किया गया था? और ये किया गया था आपका 1905 में किया गया था, बिल्कुल सही बात है। और ये स्वदेशी आंदोलन के दरमियान, देखिए स्वदेशी आंदोलन 1905, बंगाल विभाजन 1905, है ना, याद रखिएगा, जो बंगाल विभाजन के खिलाफ था। आंसर जाएगा विकल्प नंबर सी के साथ। निम्नलिखित में से किस स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख कारण माना जाता है? किसे किसे स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख कारण माना जाता है? तो यहाँ पर आपका जवाब क्या होगा? तो अभी हमने बताया था बंगाल को विभाजित करने का निर्णय, यही इसका एक रीजन था। 1905 में आपका शुरुआत होता है, याद रखिएगा। राइट आंसर आपका यहाँ पर लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन किया था, ठीक है ना, लॉर्ड कर्जन ने किया था। और अगला प्रश्न आपको देखिए बताना है, यूपी ट्रिपल एससी एएसओ में पूछा गया था 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और यहाँ पर एक स्थान है, किसने केंद्रीय विधानसभा में एक बम फेंका? उद्देश्य जैसा कि उनके पत्रक ने समझाया था, मारना नहीं था बल्कि बहरे को सुनाना था और विदेशी सरकार को उसके कठोर शोषण की याद दिलाना था। बम फेंका गया था, बताइए आंसर यहाँ पर क्या होगा? और यहाँ पर बताया जा रहा है भगत सिंह और राजगुरु, बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन जाएगा विकल्प नंबर बी के साथ, है ना, बिल्कुल। देखिए यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। देखिए पब्लिक सेफ्टी बिल पास होने के विरोध में 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटकेश्वर दत्त ने दिल्ली में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में खाली बेंचों पर बम फेंका। उनका उद्देश्य यही था कि उनके पत्र में समझाया गया था किसी जान नहीं लेना बल्कि बहरे कानों तक अपनी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर सॉरी बी नंबर होगा। आप देखो बोल सही रहे, ऑप्शन गलत ठीक हो गया, है ना। तो यहाँ पर बी नंबर सी नंबर है, ठीक है ना, सी नंबर है। बटकेश्वर दत्त है, ठीक है ना, बीके दत्त लिखा है ना, इसी को हम बोलते हैं बटकेश्वर दत्त, इनका पूरा नाम है। तो ऑप्शन नंबर सी है ना, 55 का सी। नाम सही बोल रहे थे, ठीक गलत कर गए, है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, बटकेश्वर दत्त, याद रखिएगा बटकेश्वर दत्त आपका बिल्कुल सही जवाब है। 55 का आपका सी नंबर है। अगला प्रश्न बताइए। चलो कोई बात नहीं, अगला प्रश्न बताइए, वर्ष 1910 में मध्य भारत में निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह शुरू हुआ था? 1910 में कौन सा विद्रोह शुरू हुआ था? आपका जवाब यहाँ पर क्या होगा? 1910 में बात हो रही है तो ये आपका हुआ था बस्तर। देखिए बस्तर छत्तीसगढ़ में बस्तर विद्रोह शुरू हुआ था 1910 में, याद रखिएगा, आंसर आपका बस्तर होगा। अगला प्रश्न बताइए, 1919 में गांधी जी ने रेगिस्तान के खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किया, जिस अधिनियम ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकारों पर अंकुश लगाया और पुलिस शक्तियों को मजबूत किया। आंसर यहाँ पर क्या होगा? और आंसर यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है ना, बिल्कुल देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं रॉलेट अधिनियम। रॉलेट अधिनियम आपको 1919 में ही आया था, है ना। यहाँ पे राइट आंसर आपका होगा, हाँ बिल्कुल सही है। हाँ रॉलेट एक्ट, रॉलेट एक्ट एक तरीके से काला कानून कह सकते हैं। इसके विरुद्ध ना कोई अपील थी, ना कोई दलील थी, ना कोई वकील था, है ना। इस तरीके का कानून था, किसी को भी शक हो संदेह हो बस गिरफ्तार कर लो। ये रॉलेट एक्ट बहुत ही खराब था आपका। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बताइए, खलीफा के अस्थायी शक्तियों की रक्षा के लिए यहाँ पर बताइए मार्च रिक्तस्थान है बॉम्बे में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया था, है ना। यहाँ पर बताइए राइट आंसर क्या होगा? खलीफा की यहाँ पर देखिए आपको बताना है अस्थायी शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च में बॉम्बे में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया था। तो ये किया गया था आपको 1919 में। कब किया गया था? 1919 में किया गया था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न बताइए, खिलाफत मुद्दे को उठाने के महात्मा गांधी के निर्णय के पीछे मुख्य कारण क्या था? खिलाफत मुद्दे को उठाने के महात्मा गांधी के निर्णय के पीछे मुख्य कारण क्या था? पहला विकल्प आपका लिखा हुआ हिंदुओं और मुसलमानों के बीच अधिक एकता लाने के लिए, बिल्कुल सही बात है। पहला ही विकल्प आपका है, हिंदू और मुसलमानों के बीच क्या था? अधिक एकता लाने के लिए। और ईसाई मुस्लिम लिखा है, हिंदू ईसाई लिखा नहीं, हिंदू और मुसलमान। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर सही है। असहयोग आंदोलन क्यों बंद कर दिया गया? बताइए, असहयोग आंदोलन क्यों बंद कर दिया गया? क्योंकि आपको पता है चौरी चौरा आपकी घटना घटती है 1922 में, है ना, जिसमें 23 पुलिसकर्मी मारे जाते हैं। और इसी वजह से 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन आपका समाप्त हो जाता है। आंसर जाएगा चौरी चौरा घटना के कारण। 1930 में महात्मा गांधी के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का कारण क्या था? आपको बताना है। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का कारण क्या था? आपको बताना है। राइट आंसर बताइए क्या होगा?
और यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है, बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर सी कह रहे हैं, नमक कानून तोड़ने के लिए डांडी मार्च, है ना, बिल्कुल सही बात है। देखिए 12 मार्च 1930 को अपने 78 अनुयायियों के साथ 240 मील की, देखो हमने बहुत कराया, कितने मील की यात्रा थी, कितने अनुयायी थे, ये सब हम आपको करवा चुके हैं। 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक ये डांडी पहुंचकर नमक कानून बनाकर नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आंसर यहाँ पर सही होगा, हाँ बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी है। अगला प्रश्न बताइए, दांडी नमक यात्रा के दौरान निम्नलिखित में से किस सामाजिक कार्यकर्ता ने गांधी जी को आंदोलनों को केवल पुरुषों तक सीमित न रखने के लिए राजी किया था? यह आपका था, नाम क्या था? कमला देवी चट्टोपाध्याय। ऑप्शन जाएगा विकल्प नंबर बी के साथ। कहा था केवल पुरुषों तक सीमित न रखने के लिए राजी किया था, केवल पुरुषों तक सीमित नहीं रखना है ना, याद रखिएगा, आंसर आपका होगा बिल्कुल सही है। और इसी के बाद आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो जाता है, जैसे आपके नमक कानून तोड़ते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन आपका शुरू हो जाता है। अंग्रेजों के साथ किस समझौते के बाद गांधी जी के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन को 1931 में बंद कर दिया गया था? तो आंसर यहां पर क्या होगा, गांधी इरविन पैक्ट। गांधी इरविन पैक्ट है 5 मार्च 1931, ये भी याद रखिएगा, 5 मार्च 1931 गांधी इरविन एक्ट आपका आया था। हाँ बिल्कुल सही है, गांधी, जिसे हम दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जानते हैं, इसी को हम दिल्ली पैक्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? दिल्ली पैक्ट, है ना, दिल्ली पैक्ट भी कहते हैं। मान लो अगर ऑप्शन में अगर आ गया दिल्ली पैक्ट, तो आप ये मत सोचिए गांधी इरविन पैक्ट तुम पढ़े थे, दिल्ली पैक्ट क्या, इसी को कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए नंबर सही होगा। अगला प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को साइमन कमीशन के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया था? किस व्यक्ति को साइमन कमीशन के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया था? किस व्यक्ति को किया गया था आपको बताना है, और बताया जा रहा है सर जॉन आल्सब्रुक साइमन, है ना, सर जॉन आल्सब्रुक साइमन। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, डी नंबर आपका सही होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, यहां पर बताइए, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार मुख्य न्यायाधीश के साथ कितने न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई थी? है ना, यहां पर आपको बताना है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार मुख्य न्यायाधीश के साथ कितने न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई थी? देखिए भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा एक संघीय न्यायालय की स्थापना हुई, ये दिल्ली में स्थित था तथा भारत का पहला उच्च न्यायालय था। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 6 अन्य न्यायाधीश हो सकते थे। आंसर जाएगा विकल्प नंबर यहाँ पर सी के साथ। अगला प्रश्न बताइए, यहां पर देखिए आपको बताना है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना की प्रतिक्रिया में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था? है ना, भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था। देखिए यहाँ पर आपको जवाब देना है, राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा, कौन सी घटना की प्रतिक्रिया में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था? तो आप कहेंगे क्रिप्स मिशन की विफलता। देखिए क्रिप्स मिशन की विफलता पर चलाया गया था। 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन को समाप्त करने का आह्वान किया और मुंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सत्र में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था। आंसर जाएगा विकल्प नंबर आपका डी के साथ, क्रिप्स मिशन की विफलता। चलिए अगला प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में कौन स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल था? स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल था। आंसर बताइए क्या होगा, तो आंसर जाएगा, भारतीय लगा दिया है तो लगाएंगे सी, राजगोपालाचारी। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की पूछी गई है तो आप तो कहेंगे तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। भारत को ब्रिटिश नियंत्रण से मुक्त करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन किसने किया? भारत को ब्रिटिश नियंत्रण से मुक्त करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन किसने किया, यहां पर आपको बताना है। तो ये देखिए यहां पर अगर हम बात करेंगे, देखिए प्रश्न आपका जो आया है, देखिए यहां पर आपका कैप्टन क्या बोलते हैं, देखिए आयोग ने इसका आंसर जो है सुभाष चंद्र बोस माना था। ये प्रश्न आपके पूछा गया था ना पेड़ में आपका, लेकिन आयोग ने इसका आंसर माना था। लेकिन यहाँ पे जो आंसर है ना, इस प्रश्न में आंसर यहाँ पर गलत है।
है ना। यहाँ पर लिखा गठन किसने किया था, भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन किसने किया था, तो ये आपके प्रीतम सिंह जो गदर पार्टी के सदस्य थे, है ना। जापान के सहयोग से स्वतंत्र भारतीय सेना गठन करना चाहते थे और इन्होंने कैप्टन क्या कहते हैं मोहम्मद सिंह के साथ किया था मिलकर। लेकिन आयोग ने इसका जो आंसर है ना आपका यहाँ पर माना था कि सुभाष चंद्र बोस है, तो आयोग ने आंसर डी ही माना था। तो जब भी इस प्रश्न का आए एग्जाम में तो आपको डी वाला ही लगा दीजिए, क्योंकि आयोग ने आंसर डी वाला ही माना है पेड 2022 में। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ हाँ डी है, बिल्कुल सही है। हाँ डी माना गया तो डी आप भी मान लीजिए, क्योंकि नंबर से मतलब है नंबर मिले एग्जाम में बस हो गया, और हमें उससे क्या लेना देना, नौकरी मिल जाए बस हो गया। नंबर सिलेक्शन तो नंबर से होगा ना, नंबर जिसमें मिले वो वाला मार्क आइए, आपको उसमें क्या करना है। चलो आगे बढ़ते हैं। किस वर्ष में ब्रिटिश सरकार के द्वारा शस्त्र अधिनियम पारित किया गया था जो भारतीयों को हथियार रखने से मना करता है, जो भारतीयों को हथियार रखने से मना करता है, ये आपका आंसर होगा 1878। हाँ हथियार रखने से मना करता है 1878, आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। वो चाहते थे कि 1857 के विद्रोह की तरह कोई फिर से विद्रोह न हो, इसीलिए 1878 में मना कर देते हैं। अगला प्रश्न बताइए, ब्रिटिश भारत की पहली पूर्ण आधुनिक समकालिक जनगणना कब आयोजित की गई थी। यहां पर देखिए आपको बताना है राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा। और देखिए यहां पर हम बात करेंगे तो आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा, नियमित लिखा है ना समकालिक जनगणना जो है आपका 1881 यहाँ पर क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब होगा। देखिए 1881 में जो लॉर्ड रिपन थे आपके ना, उनके टाइम पे नियमित जनगणना होती है। वैसे अगर सबसे पहले अगर मान लो पूछ लेते हैं जनगणना कब हुई थी, तो आपके 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी, है ना। तो ये प्रश्न अभी एग्जाम में भी पूछा गया था। तो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में पहली बार तो हुआ था, लेकिन नियमित पूछेगा तो आंसर लगाइएगा 1881। प्रसिद्ध युद्ध का नारा दिल्ली चलो किसने दिया, बताइए दिल्ली का चलो किसने दिया था। ये आपका नारा है, दिल्ली चलो किसने दिया था, और यहां पर जवाब बताया जा रहा है सुभाष चंद्र बोस, बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न बताइए, सरकार के निम्नलिखित में से किस अधिनियम के कारण बंबई से सिंध प्रांत का निर्माण हुआ। सरकार के निम्नलिखित में से किस अधिनियम के कारण बंबई से सिंध प्रांत का निर्माण हुआ था, आपको बताना है। बंबई से सिंध प्रांत का निर्माण हुआ है, तो आंसर आपका सही होगा यहाँ पर भारत सरकार अधिनियम 1935। अगला प्रश्न बताइए, राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति निम्नलिखित में से किस क्रांति के साथ हुई है। राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति निम्नलिखित में से किस क्रांति के साथ हुई है, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति जो है किस क्रांति के साथ हुई है, फ्रांसीसी क्रांति। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा आपका, डी नंबर, बिल्कुल सही आपका है। और अगला प्रश्न बताइए, प्राचीन इतिहास में अंडा के ऊपर हर्मिका थी, एक बालकनी जैसी संरचना जो देवताओं के निवास का प्रतिनिधित्व करती थी। हर्मिका से एक मस्तूल निकलता था, जिसे क्या कहते थे। जिसे क्या कहते थे यहां पर आपको बताना है, तो जिसे क्या कहते थे याद रखिएगा। हाँ जिसे कहते थे यष्टि कहते थे, क्या कहते थे, यष्टि। आंसर जाएगा सी के साथ। 75 नंबर का आंसर यहाँ पर क्या होगा, यष्टि क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका सही होगा, यष्टि कहा जाता था, यष्टि कहा जाता था। तो इस तरीके से जो आपके इतिहास के जो प्रश्न आपके थे, चाहे वो प्राचीन हो, मध्यकालीन हो, आधुनिक हो, जो भी प्रश्न आपके 2022 में आपके रिसेंटली एग्जाम जो आपके हुए उनमें पूछे गए हैं, वो हमने कवर किया है। अभी बहुत सारे प्रश्न आपको मिलेंगे जो 2023 में भी पूछे गए हैं। आज हमने इतिहास जो है, तो धन्यवाद सभी को, जय हिंद, सभी को वंदे मातरम।